वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। जो आपने आज यहाँ पे जी हमारे तो वैसे दो इशू हैं। पहला इशू ये है कि जो रियल्टी की प्रॉब्लम है, दूसरा नो एंट्री की प्रॉब्लम है। पहले यहाँ पे जो भी गाड़ी वाला सुबह सैंड लाने बारामूला वगैरह जाते हैं यहाँ से, तो उसके बाद उनको सुबह जब सवेरे चले जाते हैं, वहाँ से जब आते हैं वापस तो उनको फिर वहाँ पे बंद कर दिया जाता है नो एंट्री की वजह से। आगे नहीं जाने दिया जाता कि यहाँ पे नो एंट्री है। तो वो गाड़ी वाला क्या करेगा? अगर सुबह निकलेगा शाम को आएगा तो एक दिन को एक ही फेरा उसका लगेगा। उसके बाद उसका तेल या खर्चा या ड्राइवर की तनख्वाही पूरी नहीं होगी, वो अपना बैंक कैसे उतारेगा? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे हर गाड़ी को 20-25, 30 लाख रुपए फाइनेंस है, वो कहाँ से लाएंगे? अभी की रेट आप देख लीजिए, टिपर 30-32 लाख रुपए में जाता है, जिसमें बेचारे लोग एक कहीं से फाइनेंस करके इधर उधर करके गाड़ी लाते हैं। उसके बाद अगर एक फेरा होगा उसका 1000 या 2000 कमाएंगे, उसमें आप देख लीजिए 30-40 हज़ार इनको पहले ही बैंक की इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ती है। तो बाकी फिर ड्राइवर देख लीजिए, फिर बाकी खर्चे देखिए, फिर उसका अपना देखिए, तो उसको नुकसान हो रहा है। तो हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ जो हमारा ये नो एंट्री का मसला है, ये डिमांड हमारी पूरी करिए, आप रखिए, लेकिन थोड़ा इसमें चेंजिंग करिए। अगर आप 9 से 10 बजे तक ऑफिस टाइम पे आप नो एंट्री का रखते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद छोड़िए, कम से कम गाड़ी को 2 फेरे तो लगने चाहिए। तो ये कहाँ जाएगा? ड्राइवर का घर भी है, उस पर मालिक का है, उसके बाद और भी उस पर बहुत सारे घर चलते हैं। उसके बाद दूसरा मसला हमारा है रॉयल्टी का। यहाँ पे अगर गाड़ी सैंड लाने जाती है बारामूला या मावर कहीं से भी, तो वहाँ पे वो पैसे पूरे लेते हैं, 10,000 या 11,000 में वहाँ पे लोगों को वहाँ पे सैंड की एक गाड़ी दी जाती है, लेकिन रियल्टी साथ में नहीं दी जाती। तो इसकी गलती कहाँ पे है? तो आगे चल के जब वो आगे चलते हैं, इसको रियल्टी वाले पकड़ते हैं वहाँ पे, फिर इनसे 20-20 हज़ार बेचारों से जुर्माना लिया जाता है, 4-4 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो हमारे ये दो इशू हैं, ये दो इशू देख लिए जाएँ प्लीज़। हम अपने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों की ये दो मुतालबे पूरे किए जाएं, क्योंकि ये जायज़ मुतालबे, ये कोई गलत मुतालबे नहीं है। क्योंकि जब तक हमारा लोलाब का ऑलरेडी बाईपास बन रहा है, क्योंकि लोलाब का जब तक इसमें अभी तकरीबन 3-4 महीने शायद सुनने में आया कि लगेंगे, हमारा बाईपास तैयार हो जाएगा। जब हमारा बाईपास तैयार हो जाता है तो उसके बाद हमें कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फिर नो एंट्री का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तब तक हमें रियायत दी जाए, क्योंकि टिप्पर वालों को यही 2-4 महीने हैं काम करने के। तो उसके बाद आप जानते हो फिर बर्फ़ पड़ जाएगी तो सारा ठप हो जाता है। सर, अगर देखा जाए कि जब से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बना तब से लेकर आज तक ये पहली दफ़ा ज़िला कुपवारा में टिप्पर यूनियन एसोसिएशन बनने जा रहा है, तो किस चीज़ ने आपको ज़्यादा मजबूर किया कि आज इकट्ठे होने पर? सर, सही बात है। पहली बात यही जो इशू हैं, क्योंकि तब तक तो चलता था। अगर ये कहीं से सैंड लाने जाते थे तो उतनी स्ट्रिक्ट भी नहीं थी वगैरह वगैरह, या कहीं पे मतलब बाजरी वगैरह या जहाँ पे लेते हैं या रेत लेते हैं, वहाँ पे तब इतने सिस्टम नहीं थे। अभी सिस्टम चेंज हो चुके हैं। अभी एक गाड़ी वाले को बहुत सारे बेचारों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रियल्टी या नो एंट्री। तो तब तक ये सिस्टम नहीं थे, अभी ये प्रॉब्लमें हो गई हैं। इसी वजह से हम हमारे टिप्पर मालिकान ने, जो ड्राइवर भाई हैं, ये तंग आके इन्होंने ये फैसला किया कि हम गाड़ियाँ निकालेंगे ही नहीं, हम गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी। आप पीछे देख सकते हो सारे टिप्पर यहाँ पे खड़े हैं लोलाब के। तो ये इन्होंने फिर एक मशवरा करके यहाँ पे एक अपना लीडर चुना, जो इसका यूनियन प्रेसिडेंट बनेगा, कि कल को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये जाके फिर अपने मुतालबे अपने डीसी साहब या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी उनके सामने रखें। तो इसलिए इन्होंने आज यूनियन बनाया। अच्छा, अब आपकी मांग क्या होगी आलाकम से? हमारी मांग यही है कि बस ये दो इशू हल किए जाए। एक तो नो एंट्री का मसला है, क्योंकि इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सुबह गाड़ी जाएगी, मैंने पहले भी कह दिया कि शाम को आएगी तो क्या कमाएगा? उसका तो बेचारे का खर्चा भी पूरा नहीं होगा, इंटरेस्ट बैंक का नहीं होगा पूरा। दूसरा जो है, ये इनका क्या गुनाह है? अगर ये 10,000 रुपये वहाँ पे रेत का दे रहे हैं, तो उसके बाद जब लाते हैं इनको रियल्टी वहाँ से नहीं मिलती है, तो आगे इनकी गाड़ी पकड़ के बंद की जाती है। फिर इनसे जुर्माना 20-20, 30-30 हज़ार रुपया, 40-40 हज़ार रुपया, और 4-4 दिन गाड़ियाँ बंद रहती हैं। तो इस बेचारे का गुनाह क्या है? अगर ये इलीगल है, अगर वो इलीगल वहाँ पे सैंड दे रहे हैं, तो फिर लीगली हमें कहीं पे प्रोवाइड की जाए कि हम कहाँ से सैंड लाएं। जो हमें वो स्पॉट दिखाएंगे हम वहीं पे जाके अपनी सैंड लेंगे, और बाज़ाफ्ता हमें रियल्टी मिलनी चाहिए। सर, अगर आपका कहना है कि जो रॉयल्टी है, आपका ये मानना है कि जो रॉयल्टी है वो इलीगल बेस पे हमें दी जा रही है, जो हम सैंड वहाँ से ला रहे हैं वो इलीगल बेस पे दी जा रही है, हमसे पैसा बराबर लिया जाता तो है। आपका मानना है कि आपका मानना है कि अगर रॉयल्टी भी ये इशू यहाँ पे करेंगे कि हमें रॉयल्टी भी, आप रॉयल्टी देने के लिए तैयार हो? हाँ, तैयार है। एक चीज़ है, हमारा एक इसमें रिक्वेस्ट है, ये जो आप कहते हैं ना रॉयल्टी का मतलब है गवर्नमेंट ने ऑक्शन करके ये जो दिए हैं नाले वगैरह, इनका पैसा गवर्नमेंट ने वसूल किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई रेट अभी तक फिक्स नहीं किया है इसका। पहले गवर्नमेंट, हम डीसी साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से और गवर्नर साहब से इस चीज़ की अपील करते हैं कि आप रेट मुकर्रर करें। ये जो लूट खसूट मची है, अगर एक आदमी ने
ऑक्शन पे ले लिया है नाला, लेकिन वो उसका इतना मालिक नहीं बन गया है कि वो यहाँ की कंस्ट्रक्शन भी मफलूज कर दे, यहाँ के ड्राइवरों गाड़ी वालों को भी मफलूज कर दे। मफलूज करने का मतलब नहीं है कोई एक आदमी जो है वो पूरे स्टेट पर हावी हो जाएगा। उनको चाहिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए कि उनकी रेटें भी फिक्स कर दी जाएं और रॉयल्टी का भी एक जरिया बना दिया जाए कि अगर उसने खरीदा है पैसा देकर, गवर्नमेंट के माइनिंग एंड ज़ूलॉजी को पैसा दिया है, फिर माइनिंग एंड ज़ूलॉजी का क्या हक रहता है कि वो किसी की गाड़ी को सीज करे। सर, अगर आपकी डिमांड फुलफिल नहीं की गई तो आपका रद्द-ए-अमल क्या रहेगा? हमारा रद्द-ए-अमल बिल्कुल ये रहेगा कि हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में कोई भी कंस्ट्रक्शन किसी भी जरिए से नहीं करने देंगे, चाहे वो किसी का प्राइवेट कंपनी है, कोई मैकडम कंपनी है, कोई किसी का कोई और चीज़ है। हम अपना जान लड़ाकर उस चीज़ को रोक लेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी और इसकी जिम्मेदारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। शुक्रिया सर।